तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। आपको सफलता का मायना क्या होता है, सफलता को हम क्या माने, अपने किसी भी रिजल्ट से हताश या निराश ना हो, क्योंकि आगे चलकर आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी अपने आप को प्रूव करने। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और यू आर वाचिंग अन अकेडमी एक्सीलेंट चैनल। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं और आप सभी उनसे परिचित होंगे। मैं बस आपको उन सर का नाम बता रहा हूँ। उन सर का नाम है सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी। और सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी के बारे में मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, मेरा पहला साल था, तो मैं क्लासरूम के अंदर घुसा और सर भी उसी इंस्टीट्यूट में थे। तो मैं उस क्लास में घुसा और मैंने देखा क्लास के जो दूसरे एंड पर एक एंड होता है जहां पर टीचर पढ़ा रहा होता है, बोर्ड होता है, दैट इज वन वॉल। एंड उस वॉल के ऑपोजिट साइड में जो सेकंड वॉल था, जो ऑफ कोर्स प्लेन था, पहले एक दिन पहले वो प्लेन था। और जब मैं आज क्लास लेने पहुंचा तो उस वॉल पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मतलब पूरी वॉल पे छाया हुआ था, एसकेएम सर रॉक्स। ठीक है। अब मैं उस क्लास में ठीक से पढ़ा भी नहीं पाया। मैं बार बार यही सोच रहा था कि जिस बच्चे ने लिखा होगा या जिन दो तीन बच्चों ने मिलकर मेहनत करके ये लिखा होगा, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, क्योंकि वो पूरी दीवार पर छाया हुआ था। मैं कई बार टर्न लेकर के सामने की तरफ देखता था तो बड़ा डिस्ट्रैक्टिव था ना, वो काफी डिस्ट्रैक्टिव था। और यही एसकेएम सर आज हमारे साथ जुड़ गए, सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी। हेलो सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, प्लीज सर अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मनोज सर। सर जैसा कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो बच्चों का नजरिया रहता है, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में उनका मानना होता है कि भाई लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए जब मैंने स्टार्ट की टीचिंग, तो थोड़ा सा जो उनका मानना था, परसेप्शन था, वो अलग था। तो मैंने सिंस मेरे सामने एक टास्क था कि बच्चों को किस तरीके से बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जाए, तो मैंने इस चीज में फिर जो जनरल एग्जांपल्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, मैंने उन सारी चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया। और वही आज मेरी स्टाइल के बिहाफ पर जाना जाता है, और बच्चों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। बच्चों ने इस चीज को महसूस किया कि ये सब्जेक्ट्स भी लॉजिक से भरा हुआ है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, और इसे भी बेहतरीन तरीके से सीखा जा सकता है। तो जहाँ तक यूनिक स्टाइल की बात है, तो ये जितना ज्यादा सब्जेक्ट को हम टेक्निकल या लॉजिकल दिखाने का प्रयास करते हैं, ये कहीं ना कहीं वही होता है। एसकेएम सर, आप स्कूल के टाइम पर या जैसे 8 9 10th में बच्चा होता है, थोड़ा शरारती होता है और फिर आईआईटी के लिए 11 12 में जाकर के सीरियस होता है। मैं तो ऐसे ही था भी, 8 9 10 तक में बहुत शरारती था। सर आप कैसे थे 8 9 10th के आसपास और 11 12 की तरफ? और अगर आपको किसी टीचर ने अगर कभी डांटा हो तो सर वो एक्सपीरियंस कैसा था, प्लीज शेयर करिए आज। कि मनोज सर, जब मैं छोटा था 8 9 10th में, उस समय देखिए शरारतें तो बच्चे छोटे में करते ही हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अलग सीन था, क्योंकि हमारे टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। या तो आपको घर पर बैठना है, पढ़ाई करनी है, और या फिर आउटडोर गेम्स होते थे, छोटे मोटे गेम्स, आप उनमें अपने आप को बिजी रख सकते थे। तो मैंने इसमें से पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि मेरे घर में मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी ने मुझे जो गाइड किया पढ़ाई के लिए, तो उससे मेरे मार्क्स थोड़े बेहतर आते थे, तो अप्रिसिएशन मिलता था। अब वो स्कूल, कोचिंग या फिर गली मोहल्ले में जो लोग थे, वो अप्रिसिएट करते थे। फिर एक दारोमदार होता था, एक ऐसी चीज होती थी कि भैया इस अप्रिसिएशन को हमें आगे लेकर जाना है, और उसके लिए फिर मैं और पढ़ता था। तो समटाइम्स क्या होता था कि पढ़ते पढ़ते मैं अपने लंच या डिनर को मिस कर देता था, तो इसलिए मुझे डांट भी पड़ती थी, और पेरेंट्स से काफी डांट पड़ी है। लेकिन ये डांट थोड़ी अलग थी। मतलब मेरे को मेरी माता जी डांटती थी और कहती थी ऐसा करो, अभी पढ़ाई छोड़ो और जाओ घूम कर आओ, आधे घंटे 1 घंटे घूम कर आओ। तो ये थोड़ा अलग टाइप का था। तो तब सिचुएशन जो थी वो आज से डिफर थी। आजकल बच्चों के पास काफी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए शरारतें थी, बट वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की। और रही बात टीचर से डांट खाने की, तो डेफिनेटली मैंने अपने फिजिक्स के सर से डांट खाई है, और वो मेरा एक बहुत पूरे जीवन भर याद रहने वाला एक। मैंने होमवर्क में थोड़ा सा, पूरा होमवर्क जो था वो 90% होमवर्क था, 10% होमवर्क किसी वजह से रह गया था, तो सर से मुझे डांट पड़ी। उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन आज जब मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, और प्रयास पूरे होमवर्क को करने का करना चाहिए। वेरी वेल सेड सर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सर इज वेरी राइट।
आईआईटी के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी इज सो इम्पोर्टेंट। बच्चे जनरली स्पीड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर मुझे लगता है कि 100% एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा सही से करना, सही से समझना सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टीचर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की लाइफ पर। और सर आगे बढ़ते हैं अपन। सर टीचिंग एज अ प्रोफेशन कितना डिफिकल्ट है, कितना टफ है सर, थोड़ा सा इसके बारे में जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं उनको बताइए, और बच्चों को भी बताइए कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। बच्चों को लगता है कि टीचिंग जो है थोड़ा सरल है, मतलब उनको लगता है कि इट्स अ सिंपल जॉब। प्लीज एक्सप्लेन टू आवर स्टूडेंट्स। मनोज सर, जहाँ तक टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, अगर कुछ लोग इसे इजी मानते हैं तो वो सही मान सकते हैं इस बात को, और कुछ लोग अगर इसे हार्ड मानते हैं तो वो भी मान सकते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स कि जो टीचर है या जिसे जो अपना कैरियर टीचिंग में स्टार्ट करने जा रहा है, वो बाय चॉइस जा रहा है या फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने कहा चलो हम टीचर बन जाए। तो इफ यू आर पैसिनेट, अगर आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है, अगर आप पढ़ाने को एंजॉय करते हैं, अगर आपको चीजें एक्सप्लेन करने में मजा आता है, तो आपके लिए टीचिंग हार्ड नहीं होने वाला। आपको सारी चीजें बहुत अच्छी, आप पैसिनेट हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए इजी रहेंगी, हार्ड नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपने बस टीचिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा इजी है और तो फिर आप इस चीज में अगर बिना पैशन के आ गए हैं तो फिर आपके लिए बहुत टफ है। तो टीचिंग इज इजी इफ यू आर पैशनेट। अगर आपको चीजें पढ़ने में, पढ़ाने में, समझा एक्सप्लेन करने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है, तो ये आपके लिए इजी होने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे मनोज सर हैं और बाकी और भी लोग हैं, तो हम लोग टीचिंग को एंजॉय करते हैं। तो अगर ये हार्ड हो तो हम कभी भी इसे एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये बहुत ईजी होता है उनके लिए जिनका फेवरेट काम ही टीचिंग है, पढ़ाना है, पढ़ना है, समझाना है। तो ये वाला ईजी ही रहता है सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर, बिल्कुल सही कहा। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपका काम करने में इंटरेस्ट है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम के रूट तक जाने में कि कैसे आया, क्यों आया, और इस हर चीज के एक्सप्लेनेशन के अंदर बिल्कुल, मतलब मुझे तो एक्सप्लेन करना है ईच एंड एवरीथिंग। बच्चा कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, तो यस, दैट मेक्स यू अ गुड टीचर। सर आगे बढ़ते हैं। सर कोई एडवाइस नए यंग टीचर्स के लिए, और सर बेस्ट पार्ट क्या है टीचर बनने का, जो बेस्ट पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, टीचर टीचर और टीचिंग ये बहुत रिस्पॉन्सिबल सेगमेंट है। मतलब टीचिंग इज नेवर इंक्लूड्स कि भैया हम क्लास में गए और हमने एकेडमिक चीज डिलीवर कर। टीचर को सोसाइटी में बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, और क्योंकि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ बच्चे को काफी कुछ, आपका जो अनुभव रहा है थ्रू आउट योर टीचिंग जर्नी, आपको भी शेयर करते हैं और बच्चे को काफी कुछ सिखाते हैं। तो एक बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन है। इसलिए इसमें जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए देखिए सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत जरूरी है ही। डेफिनेटली सब्जेक्ट नॉलेज है। कई बार मैंने कुछ टीचर से मुलाकात की है, मैंने देखा है कि अगर मान लेते हैं कोई नीट का टीचर है, तो वो कहता है भैया इस टॉपिक में इतना ही लिमिटेड है, बाकी आईआईटी का कंटेंट है। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको आना सब कुछ चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, टीचिंग को आपको ऐसे भी समझना आना चाहिए कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे का एक शेड्यूल है, बच्चा आपके सामने आएगा, बैठेगा, पढ़ेगा, आपकी बात भी सुनेगा। लेकिन टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू क्रिएट इंटरेस्ट। अगर आपने बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया है, तो फिर कहीं ना कहीं हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से थोड़ा चूक रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा जब आपकी अब्सेंस में, आपने 2 4 5 10 लेक्चर पढ़ा दिए, देखिए शुरुआत में बच्चा बहुत पॉजिटिव होता है हर सब्जेक्ट को लेकर। फिर क्या 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद वो उसके कुछ सब्जेक्ट प्रायोरिटी पर आ जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, 3rd या 4th नंबर पर आ जाते हैं। अब टीचर का काम ये होता है कि भी तुम्हारे सामने तो बैठ के वो पढ़ रहा है जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी अब्सेंस में घर में बैठकर अगर वो आपके सब्जेक्ट की बुक को ओपन करता है, अगर उस सब्जेक्ट के होमवर्क को करता है आपकी एब्सेंस में, तो आपका कहीं ना कहीं टीचिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हुआ कि आपने उसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। हर टीचर को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि क्लास में बच्चे को इस तरीके से पढ़ाए, समझाए कि बच्चा उस चीज को एंजॉय करता हुआ सीखे और उसकी एब्सेंस में भी वो उसे पढ़े। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं चाहूंगा जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं या आए हैं वो इस बात का ज्यादा ध्यान रखें। यस सर, डेफिनेटली। सर लाइफ इन कोटा के बारे में सर थोड़ा सा बताइए, और कोई स्पेसिफिक स्टोरी सर जो आपका, जैसे मैं
तो जानता ही हूँ सर आपको और आपके टीचिंग स्टाइल और आपकी पॉपुलैरिटी को और समझता हूँ, क्योंकि आपका बॉन्ड स्टूडेंट्स के साथ जितना एक क्लोज बॉन्ड बनता है, तो उससे रिलेटेड सर कोई स्टोरी आप बताइए, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड किसी बच्चे के साथ बना हो आपका। और जैसा कि मैंने बताया, लाइफ इन कोटा, प्लीज सर। सर मनोज सर, जैसा कि लाइफ मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वी आर टीचर्स लाइक जो इंजॉय करते हैं टीचिंग को, और टीचिंग पैशन इस लेवल तक है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं कि इन नॉर्मल केसेस अगर मेरे को फीवर है, इफ इट इज 99 100 101, तो प्रेफरेंस मेडिसिन के अलावा ये रहती है कि मुझे एक अच्छा बैच मिले और मैं उस अच्छे बैच में जाके 1 घंटे 1.5 घंटे बच्चे को अच्छी पढ़ा दूं। और जब मैं ये कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बेटर महसूस कर रहा होता हूँ। तो टीचिंग एक अलग लेवल तक इवॉल्व हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो भी कोटा के अंदर स्पेशली देखा जाता है कि यहाँ टीचर्स ने इतना काम किया हुआ है कंटेंट पर, टीचिंग मेथोडोलॉजी पर, टीचिंग स्टाइल पर, कि आज उसे वो टीचर्स के साथ साथ और भी बाकी लोग हैं जो उसे यूज कर रहे हैं और उसकी हेल्प ले रहे हैं। सॉरी, जहां तक सर मुझे याद है, काफी लंबा टीचिंग सफर रहा है मेरा, उसमें बहुत सारे अनुभव रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। मुझे 2012-13 का एक बच्चा याद आ रहा है, वात्सल्य चौहान। सर ये बच्चा बिहार के खगड़िया का था, और इंटरेस्टिंगली 12th में इसका रिजल्ट जो था वो थोड़ा सा इस हेल्थ इश्यू की वजह से गड़बड़ हो गया, एंड इसने रिपीट किया। एंड एक चीज थी जो बच्चों को भी मैं यहाँ एक मैसेज करना चाहूंगा कि समटाइम्स हम किसी इंस्टेंटेनियस सफलता या असफलता को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान से चीजों को समझना और परखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, 2012-13 में उसने रिपीट किया, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था बच्चा, और फैमिली कंडीशंस उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। इवन उसे बिहार से कोटा आने के लिए भी हेल्प की जरूरत पड़ी, ट्रेन के टिकट्स का भी अरेंजमेंट कराया गया, वो वापस आया। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, तो उसकी बैच से जो रैंक आई उसमें निशित अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 6, 24, 58, 98। तो हुआ क्या कि इस बच्चे की जो रैंक थी ये 300 के आसपास थी। अब होता क्या है, आपको पता है सिंगल डिजिट रैंक को कितना इंपॉर्टेंस मिलता है। तो सारा मीडिया पर्सन सब कुछ 6 रैंक रिव्यू कर रहा है, 6 के बाद मौका मिला तो 24 का कर रहा है, फिर 58 का कर रहा है, फिर 98 का कर रहा है। एंड वो मेरे पास बगल में खड़ा है, कह रहा था थोड़ा और पढ़ लेता, इतना अच्छा इंटरव्यू और ये सारी चीजें हो रही होती। मैंने उससे कहा बेटा ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, तुम्हें अगर लगता है आज सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो गलत। तुम एकदम मेहनत करो, और अभी तो चीजें शुरुआत हुई है, ये तो एंट्रेंस एग्जाम था, आईआईटी में जाने के लिए एक सिंपल एग्जाम था, आपने क्लियर किया, ठीक है 6 रैंक वाले की अच्छी रैंक आई है, लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है, अभी पिक्चर बाकी है वाला जो डायलॉग है वो उस तरीके का मैंने उसे कुछ बोला। अब देखिए 3 साल बाद का सीन देखते हैं। जो 6 रैंक वाला निशित अग्रवाल था वो बच्चा कोटा का ही था। वो मुझसे मिलता है और मैंने उससे पूछा और बेटा कैसा रहा कैंपस। तो उसका सैमसंग में उसकी जॉब लग गई, बैंगलोर में उसे पोस्टिंग मिली। मैंने उससे पूछा सैलरी क्या है, तो उसने बोला सर 30 लाख का पैकेज। चलिए ठीक है। और वात्सल्य चौहान से मेरी बात होती है, उसका माइक्रोसॉफ्ट में उसकी जॉब लगती है, एंड 1.03 करोड़ का पैकेज। अब थर्ड ईयर बाद सीन अलग है। सफलता का मायना क्या होता है, सफलता को हम क्या माने। एक 3 साल पहले जिसका इंटरव्यू चल रहा था, अब सिंस वो पुअर बैकग्राउंड से था, फाइनेंशियली वीक था, तो अब जितनी भी मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, ई मीडिया, सारा इस बच्चे का, वात्सल्य चौहान का, इसका इंटरव्यू चल रहा है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि हर जगह एक नई शुरुआत का अवसर होता है। आपने सफलता प्राप्त की है, अब आगे बढ़ें, आगे और भी मौके मिलेंगे जब आप और अच्छी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो मैं अक्सर क्लास में बच्चों को भी सुनाता हूँ कि आप अपने किसी भी रिजल्ट से हताश या निराश ना हो, क्योंकि आगे चलकर आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी अपने आप को प्रूफ करने की। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें वो बातें जो उसने मुझसे की थी वो मैंने उसे वापस बताई कि वात्सल्य याद कर कि 3 साल पहले क्या बोल रहा था। तो ये हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हमारा वेट कर रही है। बहुत ही बढ़िया कहा सर आपने। बिल्कुल मैं भी सिमिलर एडवाइसेस देता हूँ बच्चों को कि क्योंकि बच्चे, आप सर एसकेएम सर, आप पूरे सिस्टम से वाकिफ हैं, अच्छे से आप जानते हैं कि 2 साल 4 साल बच्चा तैयारी कर रहा होता है। ही गोज थ्रू मेनी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमास के थ्रू जाता है। और मेरी बातों में भी वो मैथमेटिक्स आ गई है एक्चुअली। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आते हैं, रिव्यू टेस्ट के मार्क्स आते हैं। तो मैंने देखा कई बार बच्चे और पेरेंट्स दे आर वेरी इंक्विजिटिव कि एकदम से सर एक लो आया, क्यों आया, कैसे आया। अरे रुको यार,
शांति शांति आएगा, एक मैक्सिमा आने वाला होगा, ठीक है। अगर ये एक लोकल मिनिमा, उसके बाद एक लोकल मैक्सिमा आएगा, तो रिलैक्स मोड में आ जाइए आप और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नॉलेज एक्वायर करने का जो आपका स्पीड है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सर, अनअकैडमी और न्यूक्लियस एजुकेशन, दे आर नाउ टुगेदर। और सर आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल। और सर और भी बैच डिटेल्स के बारे में प्लीज बताइए जो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर लेने वाले हैं, टीम न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और अनअकैडमी का ऑनलाइन कोलैबोरेशन है और हम 20th ऑफ मई से 11th के स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं। ईयर लॉन्ग प्रोग्राम होगा, इसमें पूरा सिलेबस आपको शेड्यूल्ड तरीके से कराया जाएगा। ऑनलाइन क्विजेस होंगी, टेस्ट होंगे, सारी चीजें होंगी। तो डेट याद रखें, 20th मई फॉर 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स एंड 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स। और रिपीटर्स के लिए जून में बैच स्टार्ट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। सर लास्ट में मैं बस आपसे चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी एडवाइस बच्चे को दे, न केवल आईआईटी जेईई या किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, इन जनरल एक एडवाइस जो एक बच्चे को उसकी लाइफ में उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए सर। देखिए सर, स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोई भी कंपटीशन हो सकता है, कई सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मैं उनमें से कुछ 2-3 बातें ऐसी लूंगा जिस पर बच्चों का खासकर ध्यान होना चाहिए। जैसे कि जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आपने कहीं भी कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। आपको बिना वजह, देखिए साल या 2 साल का अगर कोर्स है, तो इस दौरान आपकी तबीयत किसी ना किसी वजह से खराब होनी ही है, तो आपके 1, 2, 3 ब्रेक तो होने ही हैं। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिए कि आपकी क्लासेस उसकी वजह से ऑफ हों। आप रेगुलर रहें, फोकस्ड रहें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलरिटी। सेकेंड बात जो आप बच्चों को ध्यान रखनी है वो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स आपको हेजिटेशन नहीं रखना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो टीचर से आप पूछिए। टीचर ने जिस तरीके से आपको बोला हुआ है उस तरीके से पूछिए, क्लास में पूछिए, क्लास के बाद पूछिए, आपको पूछना है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है सेल्फ बिलीफ। एक होता है कि भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, अगर यहीं पर चीजें सॉलिड नहीं होंगी तो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एक होता है सेल्फ बिलीफ और एक होता है सिस्टम पर बिलीफ। जिस सिस्टम के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी हैं। तो सेल्फ बिलीफ और सिस्टम पर बिलीफ जरूर रखें। एक और चीज होती है, जैसा कि होता है कि हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो कई बार हमारी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म अलग है, कंपटीशन का लेवल अलग है। आज हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसका लेवल अलग था, और जो हमने 10th में या 12th में पढ़ाई की थी उसका लेवल अलग था। तो ऐसे केस में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे बात करिए कि सर आज मेरे 35% मार्क्स हैं, क्या ये सफिशियंट हैं? क्या 2 साल बाद जो एग्जाम होने वाला है क्या मैं उसमें कैपेबल हूँ, क्या मैं उसे क्वालिफाई कर सकता हूँ? खुद अपने बारे में कोई डिसीजन ना लें, टीचर से पूछें, क्योंकि टीचर्स को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने थ्रू आउट द ईयर काफी सारे बच्चे देखे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, तो उनके पास एक पैटर्न है। तो उस चीज का आप बिल्कुल प्रयोग करें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके रिजल्ट, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट के कोई परसेंटेज या रिजल्ट आया, अब वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो एक बात सारे लोग दिमाग के अंदर रखें कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस ये शो कर रही है कि आपने आज तक क्या किया, ये परफॉर्मेंस ये शो कर रही है आपने आज तक क्या किया है। अब इस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे अगर आप ये सोचें कि 12 महीने बाद या 18 महीने बाद आप क्या कर पाएंगे, तो ये गलत है। आप उसके आगे अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, अगर आप उसके बाद ढील दे देंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए याद रखें, किसी एक टेस्ट का रिजल्ट केवल आपको यही बताता है, मान लेते हैं आपके बहुत खराब परसेंट आए एक टेस्ट, तो ये एक बार को ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक आपने लगभग इसके आसपास पढ़ाई की है। अब अगर चीजें सुधार ली जाएं, कंडीशंस को बेहतर बना लिया जाए, सारी चीज को सिस्टमेटिक कर लिया जाए, तो आगे जो चीजें आएंगी वो इससे बेहतर आएंगी। इट नेवर मीन्स कि भैया यही है, किसी का रिफ्लेक्शन आने वाला है। हमें चीजों को सुधारना होगा तो चीजें आगे बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव होंगी। यस सर, वेरी वेल सेड सर, बहुत ही बढ़िया कहा आपने। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा फ्रॉम दिस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट सन पे, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर।
जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे,